बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स हम लोगों ने पढ़नी है, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू क्या होती है, पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम वैल्यूज पढ़ने लगे हैं, ये टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 जब डायरेक्ट करंट पढ़ा था वहां पर तो नहीं पढ़ी। तो हम ये भी जानेंगे कि आज ये वैल्यूज क्या हैं, और ये भी जानेंगे कि ये पहले इनकी जरूरत क्यों नहीं पेश आई। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज हम करंट की यूज करेंगे उनके नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इनके बारे में आपको डिटेल बताऊं, पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा और वहां डायरेक्ट करंट पढ़ा, तो डायरेक्ट करंट के लिए हमने डिफरेंट वैल्यूज क्यों नहीं पढ़ी। वहां पर जब भी डायरेक्ट करंट का जिक्र आता था तो मैं ये नहीं कह रहा था एवरेज करंट, पीक करंट, बल्कि मैं सिंपल आपके सामने करंट बोल देता था। उसकी स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी वजह है, अगर आप गौर करें तो हमारे पास जब डीसी सोर्स जैसे कि सेल या बैटरी है, इसको हम एक रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो आप लोग जानते हैं उसमें चार्जेस का एक फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है। चार्जेस के इस फ्लो में खास बात यह है कि ये कांस्टेंट स्पीड से चार्जेस मूव करते रहते हैं, यानी कि ये जो करंट है ये एक स्टडी या कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट है। ऐसे करंट का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइम के लिहाज से, तो आप देखते हैं टाइम के लिहाज से करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। 10 एम्पेयर है तो 10 एम्पेयर ही करंट चलता रहेगा। अब स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में अगर आप गौर से देखें, मैं आपसे पूछूं अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डीसी क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी लम्हे डीसी की वैल्यू क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डीसी अगर मैं इस लम्हे देखूं तो 10 एम्पियर्स है, और अगर इस लम्हे देखूं तो 10 एम्पियर्स है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ डीसी तो 10 एम्पियर ही रहेगी, क्योंकि करंट स्टेडी है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं पीक करंट कितना है, पीक से मुराद है मैक्सिमम करंट कितना है, तो आप लोग देखेंगे इस पूरे ग्राफ के अंदर हमारे पास मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर ही गया है, यानी कि अगर पीक करंट देखें तो वो भी 10 एम्पियर है। अगर मैं एवरेज करंट देखूं तो क्योंकि करंट चेंज ही नहीं हुआ तो एवरेज भी 10 एम्पियर ही आएगा। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी 10 एम्पियर है, पीक वैल्यू ऑफ करंट भी 10 एम्पियर है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट भी 10 एम्पियर है। इसका मतलब फिर हमें ये डिफरेंट टर्म्स यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आंसर ही 10 आना है तो मैं बजाय ये डिफरेंट टर्म्स यूज करूं, मैं बस डीसी के अंदर डायरेक्ट करंट के अंदर मैं ये कह देता हूं कि करंट 10 एम्पियर है। वो पीक भी होगा, वो एवरेज भी होगी, वो इंस्टेंटेनियस भी होगी। तो इस वजह से जब चैप्टर नंबर 13 में हम लोगों ने डिस्कस किया तो डायरेक्ट करंट में हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज को डिस्कस नहीं किया, वहां बनता नहीं था डिस्कस करना। यहां पर बनता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है उसको जब हम एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो है वो लगाते हैं तो रेजिस्टर में करंट कुछ इस तरह से फ्लो करता है। आप देख रहे हैं चार्जेस अपनी पोजीशन पर टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, यानी कि वाइब्रेट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है। इस वेव फॉर्म में खास बात यह है कि यहां मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कांस्टेंट नहीं है, बल्कि इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो करंट जीरो है और फिर करंट मुसलसल बढ़ते 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 मैक्सिमम हो रहा है, और फिर उसके बाद दोबारा से कम होते होते जीरो हो रहा है, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो रहा है, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में कम होते होते जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब यहां तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। अब यहां पर जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा तो पीक वैल्यू कुछ और होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कुछ और होगी, एवरेज कुछ और आएगा। इस वजह से यहां पर ये हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये फर्क करना जरूरी है। अब सबसे पहली वैल्यू जो आपको करंट की पता होनी चाहिए वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। अब अगर आप गौर से देखें डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट वैल्यू है करंट की। अगर मैं आपसे कहूं इस टाइम पर करंट की वैल्यू कितनी थी, तो आप लोग देखेंगे इस टाइम पर तो करंट की वैल्यू ये थी, इस लम्हे ये थी, आगे जाकर तो चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये इस लम्हे की करंट की वैल्यू है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लम्हे करंट कितना था, तो आप यहां से वाई एक्सिस पर यहां पर करंट की वैल्यू देखकर मुझे बताएगा कि इस लम्हे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ये है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है? आपके साइकिल के अंदर किसी भी लम्हे
करंट की क्या वैल्यू होगी, इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब हर लम्हे की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, क्योंकि आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के ग्राफ बिल्कुल एक जैसे थे। तो द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज दैट एग्जिस्ट इन द सर्किट, जो आपको सर्किट के अंदर मिलेगी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वक्त के किसी खास लम्हे, टाइम टी इज कॉल्ड, किसी खास टाइम टी, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। वो ऑल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। और स्टूडेंट्स वो कितनी होगी किसी भी लम्हे, उसके लिए हमें कोई ना कोई इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं लास्ट टाइम। वो इक्वेशन थी करंट के लिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, और वोल्टेज के लिए थी V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्यों आया है, क्योंकि वो साइन कर्व है। ये चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की। यहां याद रखिएगा, ये I या ये V, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको यह बताया था कि इस फॉर्मूला की कुछ एक्सटेंशंस हैं, इसको हम मजीद कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा जो है वो ओमेगा टी होता है, तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, और फिर यही काम हम यहां कर सकते हैं, तो वी नॉट साइन थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं। और ओमेगा 2 पाई एफ होता है, तो हम I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी लिख सकते हैं, और यही काम हम यहां पर भी कर सकते हैं। अब ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आज का आर्टिकल नहीं है, ये तो एक्चुअली कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और फिर हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसको हम 1/t लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और यही काम हम यहां पर भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हम डिफरेंट तरीके से इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एसी क्या है। तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एसी जो है वो हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ एसी है। पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या है, जरा इमेजिन करें कि वही हमारी जो वेव फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट की। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी लम्हे करंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट डिफरेंट होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी, और हमारे पास हर लम्हा जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है आप देख रहे हैं चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप इस लम्हे पर देखें तो आप देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम हो चुकी है, इससे ज्यादा वैल्यू आपको इस साइकिल में नहीं मिलेगी। ये जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं ये पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, ये एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी होती है, यानी एक खास लम्हे की वैल्यू होती है, लेकिन कोई भी लम्हे की नहीं, बल्कि वो खास लम्हा कौन सा है, जब करंट मैक्सिमम हो जाए साइकिल में। तो याद रखिएगा पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग अ साइकिल। एक साइकिल के अंदर, करंट के एक साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो पीक वैल्यू होगी। अच्छा बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि ये पीक वैल्यू है, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये तो बहुत नेगेटिव में गई हुई है। याद रखिएगा ये भी पीक वैल्यू है, सिर्फ फर्क ये है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, वरना इफेक्ट्स के लिहाज से ये दोनों करंट्स एक जैसे हैं, सिर्फ इसमें चार्जेस की मोशन की डायरेक्शन चेंज है। तो याद रखिएगा कुछ बच्चे समझते हैं क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब यहां सिर्फ डायरेक्शन को शो करना है कि चार्जेस ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लिया है, करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया है। लेकिन करंट चाहे -20 एम्पियर हो चाहे +20 एम्पियर हो,
करंट आपके पास एक जैसा इफेक्ट रखता है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पीक वैल्यू ऑफ एसी का सिंबल है आई नॉट, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ एसी जो है वो आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो इक्वेशन, इस इक्वेशन में एक्चुअली में अगर आप गौर से देखें तो ये क्या था, ये आई नॉट आपकी पीक वैल्यू थी और ये आई के बारे में आपको बता चुका हूं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है, इस इक्वेशन में एक खास बात है और वो ये है कि ये रिलेशनशिप बिल्ड करती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट के दरमियान। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है? स्टूडेंट्स आप लोगों को जो वेव फॉर्म मैं दिखाऊंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर वो यही है। इस वेव फॉर्म में खास बात यह है कि ये वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल से मुराद ये है कि आप पॉजिटिव पीक वैल्यू जितनी देखेंगे नेगेटिव पीक वैल्यू भी उतनी ही देखेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। आपके जो बुक है उसमें ऐसा ही होगा, लेकिन समटाइम्स आपको एक वेव फॉर्म कुछ इस तरह से भी दिख सकती है। अब मैं यहां पर अगर पीक वैल्यू बोल दूं कि पीक वैल्यू सपोज करें यहां पर 10 एम्पियर्स है, तो ये तो पीक वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव साइकिल की हुई, नेगेटिव साइकिल में आप देख रहे हैं 10 एम्पियर नहीं बन रहा। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको यहां कैसे बताऊंगा कि यहां पर कितनी वैल्यू है करंट की, क्योंकि मैं पीक नहीं बता सकता क्योंकि दोनों तरफ की पीक सेम नहीं है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, हम पीक टू पीक वैल्यू ले लेते हैं। तो हमें मालूम है ये जो हमारे पास वैल्यू है 20 एम्पियर्स की और ये जो हमारे पास पीक वैल्यू है -10 एम्पियर्स की, हम माइनस को भूल जाते हैं, हम इन दोनों पीक वैल्यूज का सम ले लेते हैं। तो ये जो 10 + 20 एम्पियर्स बनी यानी कि 30 एम्पियर्स, ये हुई पीक टू पीक वैल्यू। तो यहां पर हम लोगों ने पीक से दूसरी पीक तक की टोटल वैल्यू आप लोगों को बताई। तो इसमें हम लोगों ने दोनों पीक को सम कर दिया, लेकिन उसमें जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको। तो याद रखिएगा हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है कि द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज, पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यूज का जो सम है उसे हम बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। अच्छा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको हम यूं भी कह सकते हैं P' वैल्यू, जिसका मतलब क्या है पीक टू पीक वैल्यू। अब स्टूडेंट्स अगर हम अपने सिलेबस के लिहाज से देखें तो हम लोगों ने तो ऐसी साइन कर्व पढ़नी है, और इसमें अगर आप देखें तो अगर हमारे पास ये पीक वैल्यू आई नॉट है तो ये पीक वैल्यू -I0 होगी, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया कि आपने माइनस को इग्नोर कर देना। तो आप लोगों ने अगर पीक टू पीक वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास इन दोनों का सम करना पड़ेगा और वो तो आ जाएगा I0 + I0 यानी कि 2I0। तो याद रखिएगा पीक टू पीक वैल्यू हमारे सिलेबस के लिहाज से कितनी होती है जी? पीक टू पीक वैल्यू होती है 2I0। बट मैं फिर बताता चलूं हमारे सिलेबस के लिहाज से सिमेट्रिकल साइन कर्व के लिए। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गई 3 स्मॉल किस्म की टर्मिनोलॉजीज जिसको इतना ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी अंडरस्टैंड करते हुए। बट अब हम चलते हैं फोर्थ टर्मिनोलॉजी, फोर्थ वैल्यू ऑफ करंट, जो कि ना सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि थोड़ी सी मुश्किल भी है। अब उसमें क्या मुश्किल है वो हम जानते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आइए चलें स्टूडेंट देखते हैं कि ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है। आइए स्टूडेंट्स अब हम कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोग ये देखें कि अगर मेरे पास एक एसी सोर्स किसी लोड से अटैच है और उस सर्किट के अंदर करंट पास कर रहा है और मैं वो करंट मेजर करना चाहता हूं, तो मैं एक मीटर जो है वो करंट के रास्ते में आपके सामने लगाता हूं। जरा थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि ये मीटर जो है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको बता सकता है। अगर ये मीटर इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको बता सकता है, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा उसकी वेव फॉर्म कुछ ऐसे होगी, और उसकी वेव फॉर्म अगर आप गौर से देखें तो उसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, बल्कि यहां पर तो हमारे पास करंट 0 है, लेकिन उसके बाद करंट जो है वो मुसलसल बढ़ते 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 मैक्सिमम पर आ रहा है।
और फिर कम होते होते आप देखेंगे कि वो जीरो पर आ रहा है, और फिर आप देखेंगे कि वो नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ही वो कम होते होते जीरो हो रहा है। तो इस पूरे साइकिल को अगर आप दोबारा से एक दफा देखें तो आप देख रहे हैं कि हर लम्हा करंट चेंज हो रहा है, और वो जो मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम के अंदर जो मीटर लगा हुआ वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बता सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब वो मीटर आप देखेंगे तो उस पर तो आपको कुछ इस तरह का सिस्टम नजर आएगा, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हर लम्हा चेंज हो रही है, ऑल्टरनेटिंग करंट है ना। इसका मतलब क्या आप इस मीटर को देखकर कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं? क्या कुछ स्टडी कर पाएंगे आप? नहीं, ये तो इतनी तेजी से वैल्यूज फ्लक्चुएट हो रही हैं कि आपको कुछ पता नहीं लग रहा कि चल क्या रहा है सर्किट में। इसका मतलब हमें ऐसा मीटर तो हरगिज नहीं चाहिए एसी के अंदर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता सके, क्योंकि हमारे काम का वो नहीं है। अब स्टूडेंट्स आइए जरा मैं एक आम डीसी मीटर जिससे डायरेक्ट करंट मेजर करता हूं वो ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में लगा देता हूं। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे ये क्या मेजर करता है? क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है? नहीं, याद रखिएगा ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना एवरेज करंट पास किया। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए, हमारे पास वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट का साइकिल है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट के साइकिल में मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स इमेजिन कर लेता हूं, और आप देख रहे हैं कि इन पॉइंट्स में यहां पर करंट जीरो है, यहां पर +1 है, यहां पर +2 एम्पेयर है, यहां पर +3 एम्पेयर है, और फिर आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास दोबारा से +2 एम्पेयर है, +1 एम्पेयर है, फिर जीरो। और फिर जब करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो आप देख रहे हैं कि ये -1 एम्पेयर, -2 एम्पेयर, -3 एम्पेयर, और फिर रिवर्स डायरेक्शन में करंट दोबारा से कम होना शुरू होगा, तो ये -2 एम्पेयर, -1 एम्पेयर और 0 एम्पेयर। अगर मैं इस पूरे साइकिल का एवरेज निकालूं, आपको मालूम है एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इस तरह से निकालते हैं कि आप सारे करंट की वैल्यूज को ऐड करो और जितनी वैल्यूज हैं उतने नंबर से डिवाइड कर दो। तो अब मैं ये सारे करंट की जो वैल्यूज हैं ये मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिख दी हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप इनको काउंट करें तो हमारे पास ये इतनी वैल्यूज बन रही है, उससे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जब आप ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो आप गौर से देखेंगे कि यहां पर जो +1 है इसका बिल्कुल ऑपोजिट -1 भी एग्जिस्ट करता है यहां पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। +2 -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हेंस ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर तो बचेगा 0, और फिर जो मर्जी नंबर नीचे डिवाइड हो रहा आंसर तो आएगा 0। तो यहां खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू 0 आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखिएगा। यह पूछा जाएगा आपसे एमसीक्यू में कि एक कंप्लीट साइकिल, ऑल्टरनेटिंग करंट का साइकिल, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। क्यों भला? क्योंकि जो वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव में एग्जिस्ट करती हैं वही वैल्यूज आपके पास नेगेटिव साइकिल में भी एग्जिस्ट करती हैं, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट तो 0 हुआ। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी उस डायग्राम की तरफ जो हमारे पास ये बता रही है कि ये जो डायरेक्ट करंट वाला मीटर है क्या मेजर करता है? एवरेज करंट मेजर करता है पूरे साइकिल में। और ये तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, और ऑल्टरनेटिंग सोर्स का एक पूरे साइकिल में एवरेज कितना आता है? 0। तो ये मीटर यहां पर लगा होगा और करंट बह रहा होगा, लेकिन ये आपको जब भी एवरेज बताएगा ये 0 एम्पियर्स बता रहा होगा। और स्टूडेंट्स आप लोग समझेंगे कि वहां से करंट पास नहीं कर रहा, और ये बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। हो सकता है कोई शख्स एक ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट के अंदर एक डीसी मीटर लगाए और डीसी मीटर लगाकर देखे तो उसको पता चले कि करंट तो 0 एम्पेयर है। अब उस बेचारे को नहीं पता कि असल में करंट तो बह रहा है लेकिन एवरेज 0 आ रही है। बहरहाल वो तो मीटर पर अपना भरोसा रखेगा और वो समझेगा कि करंट 0 एम्पेयर है। लेकिन अगर उसने ये सर्किट में हाथ लगा दिया, इसको टच कर दिया, तो आप देखेंगे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसका मतलब कि हमारे पास एक डीसी मीटर ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के काम नहीं आ सकता, क्योंकि डीसी मीटर क्या मेजर करता है? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। और दूसरी बात, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कितनी होती है? 0 एम्पेयर। और क्यों होती है? क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं सारी नेगेटिव वैल्यूज भी ऐसी ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं और आंसर कुल मिलाकर 0 आता है। प्रॉब्लम समझिए आप लोगों ने। प्रॉब्लम यह है कि ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप लोग मेजर करेंगे क्योंकि उसका फायदा नहीं है, ना एवरेज वैल्यू मेजर कर सकते हैं क्योंकि करंट जो है वो 0 आ रहा है। लेकिन एवरेज जरूरी बड़ी है। अब मैं क्या करूं
कि मेरे पास एवरेज के मुतबादिल कोई चीज आ जाए। अब स्टूडेंट्स जरा उस सर्किट को फिर से देखिए जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जो डीसी मीटर है वो करंट 0 शो कर रहा है, लेकिन बल्ब का जलना ये बता रहा है कि भाई पावर 0 नहीं है। यहां एक बच्चा ये बात सोचेगा, यार अगर करंट 0 है तो पावर क्यों नहीं 0 भाई? क्योंकि पावर का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P इज टू वी आई, और करंट तो 0 है, और जब करंट 0 होगा तो पावर भी तो 0 ही आनी चाहिए ना। लेकिन बल्ब का जलना यह बता रहा है कि पावर 0 नहीं है। अब ये पावर अगर 0 नहीं है तो वो कैसे 0 नहीं है? अब जब हम इसकी खोज लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि पावर का एक और फॉर्मूला भी है, और वो है P इज टू आई स्क्वायर आर। इस फॉर्मूले को जरा जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं वापस उसी साइकिल की तरफ, और इस साइकिल में वही वैल्यूज इमेजिन करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया, एवरेज पावर 0 नहीं आ रही, हालांकि एवरेज करंट 0 आ रहा था। एवरेज करंट क्यों 0 आ रहा था, दोबारा देखते हैं दफा कि हमारे पास एवरेज करंट में हम क्या करते हैं, सारी करंट की वैल्यूज को ऐड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते हैं। और जब आप सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो उसमें हर पॉजिटिव वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव वैल्यू होगी और वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। तो इसलिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी 0 है। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर क्यों नहीं 0, जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर में आप क्या करेंगे, हर पॉइंट का पावर फाइंड आउट करेंगे। तो इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 4, और ये सारे पॉइंट्स पर जो पावर है उनको P1 P2 P3 P4 इस तरह से कर देता हूं। अगर मैंने एवरेज पावर निकालनी है तो मैंने सारी पावर की वैल्यूज को ऐड करना है और टोटल जितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड कर देंगे, उन वैल्यूज को मैं n कह देता हूं। अब स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि हमारे पास हर पॉइंट पर जो पावर है उसका फार्मूला मैंने क्या बताया, आई स्क्वायर आर। तो जरा फार्मूला पुट करते हैं। अब ये जो I1 है ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का करंट है, I2 सेकंड पॉइंट का करंट है। जब मैं ये करंट की वैल्यूज वो सारी साइकिल वाली यहां पुट करूंगा तो अब जरा गौर से अगर आप देखें तो हमारे पास ये कैंसिल नहीं होंगी। क्यों भला? क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इन नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर भी स्क्वायर है। जब नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, और जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो फिर ये कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में ऐड होकर आंसर 0 दे सकता है। लेकिन यहां नेगेटिव वैल्यूज का भी स्क्वायर आ गया, इसलिए पावर का कुछ ना कुछ आंसर आएगा, यानी एवरेज पावर 0 नहीं आएगी, लेकिन एवरेज करंट 0 आ रहा है। तो आप लोगों ने गौर से मेरी बात सुनी कि हम लोगों ने यहां से क्या सीखा। यहां से हम लोगों ने यह सीखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी 0 है, लेकिन एवरेज चाहिए, क्योंकि एवरेज से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है, रफली आइडिया हो जाता है कि सर्किट का क्या कंजम्पशन है, कितना बिल आएगा इस सर्किट का। लेकिन एवरेज निकाल नहीं सकता क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी तो 0 है। लेकिन एवरेज वैल्यू ऑफ पावर मैंने नोट किया कि 0 नहीं है। और वो क्यों नहीं 0? क्योंकि उसमें करंट का स्क्वायर आ रहा है, और स्क्वायर नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। तो यहां से मेरे जहन में एक आइडिया आया, और वो ये कि क्यों ना मैं ये स्क्वायर वाली बात एवरेज निकालने के लिए यूज करूं। तो जब मैं स्क्वायर वाली बात यूज करूंगा एवरेज निकालने के लिए, तो स्क्वायर आ जाएगा तो नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव वैल्यूज जब पॉजिटिव हो जाएंगी तो हम फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरी बात समझी कि ये मैं क्यों सारी तमहीद बांध रहा हूं। ये सारी बातें आपको इस पैराग्राफ के अंदर नजर आएंगी, लेकिन मैं आपको यहां पर ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग गेस नहीं कर सकते कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं या आरएमएस वैल्यू का फायदा क्या है। तो आप लोगों ने देखा आरएमएस वैल्यू आप कह सकते हैं कि एवरेज क्यों के नहीं निकाल पाते हम, तो एवरेज की रिप्लेसमेंट समझ लें। ये एग्जैक्ट एवरेज नहीं है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आरएमएस नहीं बोलेंगे आप, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी 0 होती है, लेकिन एवरेज का रिप्लेसमेंट हम यहां पर देख सकते हैं, ये आरएमएस वैल्यू है। तो मैंने क्या देखा कि आरएमएस वैल्यू में मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिया, पावर से कॉन्सेप्ट लिया, क्योंकि पावर में करंट का स्क्वायर है और आंसर 0 होने से बच गया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो गया। तो क्यों ना मैं एवरेज लेते हुए भी यही काम करूं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने देखनी है वो ये है कि हमारे पास ये पूरा साइकिल है। अगर आप इस साइकिल का इतना हिस्सा देखें तो ये साइकिल का चौथाई हिस्सा यानी कि क्वार्टर है, चौथा हिस्सा है ये। लेकिन आप देखें कि यही चौथा हिस्सा यहां पर भी रिपीट हो रहा है, यहां पर भी रिपीट हो रहा है और यहां पर भी रिपीट हो रहा है, यानी कहने को तो ये पूरा साइकिल है, लेकिन असल में इस साइकिल के अंदर एक ही चीज रिपीट हो रही है और वो क्वार्टर पार्ट है। तो मैं इस क्वार्टर पार्ट को स्टडी करूंगा, जो क्वार्टर 0 से स्टार्ट हो रहा है, करंट वहां पर 0 है और मैक्सिमम पर जा रहा है, वहां पर करंट मैक्सिमम है यानी कि I0 है। अब स्टूडेंट्स एवरेज कैसे निकालेंगे, जरा तवज्जो से देखिए। सबसे पहले तो
मैंने आपके सामने जो क्वार्टर बनाया, यानी कि असल में वैल्यू ऑफ एसी ये है, लेकिन मैं सिर्फ इतना हिस्सा लूंगा आप तक, क्योंकि ये इसी का आगे ही फर्दर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल चीज है, उसी की ही रेपिटेशन है एक किस्म की। यहां करंट कितना है 0, यहां करंट कितना है I0। आइए सिर्फ 0 और I0 को ही देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम पहले लेते थे वैल्यूज ऑफ करंट। एवरेज लेने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज करंट की जमा करेंगे, उनको ऐड करेंगे। लेकिन अभी मैंने सीखा कि अगर मैं वैल्यूज जमा करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज से कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा। अभी मैंने सीखा ये। तो इसका मतलब मुझे अब वैल्यूज ऑफ करंट नहीं लेनी, बल्कि मुझे इन वैल्यूज का पहले स्क्वायर ले लेना है, ताकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए और आंसर कैंसिल ना हो। तो देखें, वैल्यूज ऑफ करंट लेता तो इधर 0 से लेकर मैक्सिमम I0 तक जाता, लेकिन अगर मैं स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट लूंगा तो मैं हर वैल्यू का स्क्वायर लूंगा, तो 0 का भी स्क्वायर होगा और जो मैक्सिमम I0 तक जा रहा है उसका भी स्क्वायर होगा। तो ये पहली चीज आप लोगों ने देखी कि ये क्या है, स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट। इसका फायदा क्या होगा, स्क्वायर ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर 0 नहीं आएगा। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, हमने एवरेज लेना है, तो आइए इसका मीन ले लेते हैं। एवरेज कैसे लेते हैं, जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करो, ठीक है, और जितनी वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर दो। तो दो वैल्यूज मैं यहां पर ले रहा हूं, मिनिमम और मैक्सिमम, इनिशियल और फाइनल, तो उनको ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये मैंने एवरेज या मीन ले लिया। किसका मीन लिया, आप कहेंगे करंट का। नहीं नहीं, करंट का नहीं है ये करंट की वैल्यू का नहीं, बल्कि करंट के स्क्वायर्स का एवरेज है। यानी मेरे पास स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट जो थी उन्हीं का मैंने मीन ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाली चीज मैं एज इट इज लिखता हूं, स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ये ऊपर वाली चीज मैंने नीचे लिख दी। तो ये स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि उसका मीन ले लिया। तो यहां पर एक वर्ड ऐड हो जाएगा कि अब ये क्या है, ये है मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है जी, ये है मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। उसके बाद स्टूडेंट्स अब मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि जब आप आम एवरेज लेते हैं, आम एवरेज में आप क्या करेंगे, 0 प्लस I0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, 0 प्लस I0 डिवाइड बाय 2। और यहां आप क्या कर रहे हैं, पहले आप 0 का स्क्वायर ले रहे हैं, फिर I0 का स्क्वायर ले रहे हैं, फिर मीन ले रहे हैं। स्टूडेंट्स इसका आंसर तो बहुत कम और इसका आंसर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है। अब स्क्वायर आने की वजह से एक मसले से तो बच गए कि नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, लेकिन अब दूसरा मसला आ गया, और वो क्या है, हमारा जो आंसर है वो स्क्वायर्स की वजह से वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारा जो एवरेज है वो तो गलत आ। मतलब अब हमें ये जो स्क्वायर वाला इफेक्ट है इसको भी किसी तरह से कैंसिल करना है। आपको मालूम है स्क्वायर का दुश्मन कौन है, अंडर रूट है, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होता है। तो हम उस इफेक्ट को जो स्क्वायर आने की वजह से बहुत ज्यादा हो गया है, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया, उसको दोबारा से नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे जी, ये सारी चीज जो हम लोगों ने मीन लिया हुआ था, मीन स्क्वायर, उसका अंडर रूट भी ले लेंगे। जब मैं ये करूंगा तो ये मैंने ऊपर वाली चीज का अंडर रूट ले लिया। ऊपर वाली चीज क्या थी, ऊपर वाली चीज थी, दोबारा लिख रहा हूं इसको नीचे, ऊपर वाली चीज थी मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये ऊपर वाली चीज थी, ऐड क्या किया, अंडर रूट। तो फिर मैं लिख देता हूं, अब ये इस पूरी चीज का मैंने अंडर रूट ले लिया, तो ये बन गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। पहले मैंने करंट के स्क्वायर्स लिए, फिर मैंने उनका मीन लिया, और फिर मैंने उनका अंडर रूट ले लिया। वजह मैंने आपको बता दी। तो क्या बन गया कि हमारे पास ये पहले स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट थी, फिर मैंने मीन लिया तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट बन गया, और फिर मैंने अंडर रूट ले लिया तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट बन गया। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप लोग देखेंगे कि ऊपर तो 0
एज इट इज ऐड हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई नॉट का स्क्वायर रह जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 2, और आई नॉट का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा लेकिन नीचे अंडर रूट रहेगा। ये है, ये जो आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और अगर आप गौर से देखें तो आपने नोट कर लिया होगा कि रूट का आर, मीन का एम और स्क्वायर का एस क्या बन रहा है, आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी। और यही आज का आर्टिकल था। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है, एवरेज निकालने के एक नया तरीका है, लेकिन ये एवरेज नहीं होगा। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी 0 होती है। एवरेज का मुतबादल समझ लें, ऑल्टरनेट समझ लें। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या देखा कि करंट की आर एम एस वैल्यू, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी को मैं लिख देता हूं, करंट की आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर किसके बराबर आई है, किसके बराबर आई जी, आई नॉट जो उसकी पीक वैल्यू है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, और 1 ओवर अंडर रूट 2 को आप देखेंगे सॉल्व करके आंसर आता है 0.7 आई नॉट। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। और क्योंकि करंट का जो वेव फॉर्म है बिल्कुल वैसे ही वोल्टेज की भी वेव फॉर्म है, तो मैं यही फॉर्मूला वोल्टेज के लिए भी लिख सकता हूं, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर अंडर रूट 2। स्टूडेंट्स, इसको भी मैं लिख सकता हूं कि 0.7 वी नॉट। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में एक खास बात, और वो क्या है कि जो आरएमएस वैल्यू है, जो आरएमएस वैल्यू है वो पीक वैल्यू का 0.7 है। 0.7 को मैं लिख सकता हूं 70 ओवर 100, क्योंकि 70 ओवर 100 0.7 बनता है। और 70 ओवर 100 का खास मतलब बनता है, देखें आपका रिजल्ट भी ऐसे आता है कि आपके 70 नंबर हैं 100 में से, तो आप क्या कहते हैं, मेरे 70% नंबर हैं। तो 0.7 को, क्योंकि मैं 70 ओवर 100 लिख सकता हूं, और 70 ओवर 100 को मैं क्या कह सकता हूं, 70%। तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये कि आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू का 70% होती है। बिल्कुल इसी तरह से वोल्टेज के केस में भी मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 0.7 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होती है, या 70% ऑफ पीक वैल्यू होती है। तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो अगर आपको पीक वैल्यू मालूम हो तो आरएमएस वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है। आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि शायद सर आज डेफिनेशन लिखवाना भूल गए। नहीं, डेफिनेशन लिखवाना भूला नहीं हूं, क्योंकि डेफिनेशन के लिए आज आपको ये सारा प्रोसीजर जानना जरूरी है। अब वो प्रोसीजर से ही डेफिनेशन निकलेगी। आप लोगों ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप देखें। आपने स्क्वायर लिया पहले करंट का, ताकि नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए। फिर आपने मीन लिया, क्योंकि हम एवरेज ही निकालने की कोशिश कर रहे थे। और फिर आपने स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि स्क्वायर लेने की वजह से एवरेज की वैल्यू असल एवरेज से बहुत ऊपर चली गई थी, तो अंडर रूट उसका आंसर को थोड़ा सा नीचे ले आएगा। तो आपने स्क्वायर लिया, फिर आपने मीन लिया, और फिर आपने रूट लिया, जहां से बना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। तो यहां से हम यही डेफिनेशन बना लेते हैं कि व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, इट इज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट। ठीक है, वही जो मैंने कुछ किया है 3 स्टेप्स में, वही लिख रहा हूं। ये क्या है, ये रूट लेना है, किसका रूट लेना है, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आपने एक और बात नोट की, आप अगर प्रोसीजर को देखें तो प्रोसीजर में सबसे पहले स्क्वायर ले रहे हैं, फिर मीन ले रहे हैं, फिर रूट ले रहे हैं। लेकिन अगर आप नाम में देखें तो नाम में पहले रूट आ रहा है, फिर मीन आ रहा है, फिर स्क्वायर आ रहा है। तो आपका नाम जो है वो प्रोसीजर को उल्टा करके दिखा रहा है। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का फायदा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब याद रखिएगा, अगर मेरे पास एक वेव फॉर्म है आप लोगों के सामने, यहां पर आप देख रहे हैं, जिसकी पीक वैल्यू आप देख रहे हैं 10 एम्पियर है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, याद रखिएगा इसकी आरएमएस वैल्यू मैंने बताया कि आरएमएस वैल्यू 0.7 टाइम्स द पीक वैल्यू होती है। अब पीक वैल्यू 10 एम्पियर्स है, तो जब ये 0.7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 7 एम्पियर्स आएगा, यानी ये जो 7 एम्पियर्स है ये होगी इसकी आरएमएस वैल्यू। इसका क्या मतलब है, हर वक्त 7 एम्पियर रहेगा? नहीं। इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम 7 एम्पियर है? नहीं।
तो फिर इसका कमर्शियल बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? याद रखिएगा, आरएमएस वैल्यू को हम डीसी इक्विवेलेंट भी कहते हैं। यानी कि अगर मेरे पास ये एक वेव है जिसमें पीक वैल्यू 10 एम्पेयर है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू 7 एम्पेयर है। ये 7 एम्पेयर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, आपकी इस वेव फॉर्म का 1 घंटे का जो बिल है, जो कंजम्पशन है, वो उतनी ही है जितनी एक 7 एम्पेयर के डीसी सोर्स की 1 घंटे की कंजम्पशन है। दोबारा देख लीजिए कि हमारे पास अगर 10 एम्पेयर पीक वाली एसी 1 घंटे तक आपको पावर देती रहे, तो जो कंजम्पशन होगी, ये जो हीटिंग इफेक्ट होगा, वो उतना ही होगा जितना 7 एम्पेयर वाला सेल जो है वो 1 घंटे तक देता रहे। यानी आपने इसको डीसी के इक्विवेलेंट करके देख लिया। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू भी आप लोग याद रखिएगा कि इसको हम डीसी इक्विवेलेंट क्यों कहते हैं, और आरएमएस वैल्यू अगर आपको कोई बताए तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 एम्पेयर करंट हमेशा बहता रहेगा। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैक्सिमम 7 एम्पेयर है, नहीं। इसका ये मतलब है कि इस पूरी वेव का कुल मिलाकर इफेक्ट ऐसा ही है जैसे कांस्टेंट अगर 7 एम्पेयर आपको मिलता रहे। अब स्टूडेंट्स आइए, यहां पर ये बात खत्म नहीं हुई, एक आखिरी चीज आज की रहती है और वो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने कैसे करनी है, यानी ये जो सारी चीज मैंने आपके सामने मैथमेटिकली की है, इसको ग्राफ के ऊपर कैसे शो करूं। तो आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है तशरीह करना, एक्सप्लेन करना। अब यहां पर जो हम लोगों ने पहले सारे स्टेप्स मैथमेटिकली किए, वो अब आपके सामने ग्राफिकली करेंगे। अब वो 3 स्टेप्स जो मैंने आपके प्रीवियस बोर्ड पर रखे हैं, उनको एक दफा दोबारा से देखते हैं और देखते हैं इनको मैं ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट करूंगा। तो स्टूडेंट्स, वो 3 स्टेप्स हैं। पहले स्क्वायर लेना है, फिर मीन लेना है, एवरेज लेना है, उसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर आपने अंडर रूट ले लेना है। अब स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप देखते हैं, स्क्वायर लेना है। आप लोग अगर ये काम ना भी करें तो आप लोगों को इतना तो जरूर पता है कि जो आरएमएस वैल्यू है वो पीक वैल्यू का 70% है। यानी अगर मेरा जो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें पीक वैल्यू आई नॉट है, तो आप लोग इस पे बगैर कुछ किए आरएमएस वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आरएमएस वैल्यू कितना होता है? 70%। पहले थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे ये सारी पीक वैल्यू है, और 50% अगर मैं आपसे बोलूं तो 50% क्या होता है? 50% का मतलब होता है आधा। जैसे आपसे कोई पूछे कितना काम हुआ है, तो अगर आपका आधा काम हुआ तो आप कहते हैं 50% हो गया। तो 50% हाफ होता है, तो अगर मैं इसका बिल्कुल हाफ लूं तो वो इतना बनता है। ये पीक वैल्यू का 50% बन रहा है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू का 70%। तो 50 से थोड़ा सा ऊपर रफली यहां पर ये 70% ऑफ पीक वैल्यू होगा, और 70% ऑफ पीक वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू। तो ये पॉइंट जो है ये आरएमएस वैल्यू होगा। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं कि ये आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू मैंने आपके सामने बगैर कुछ किए प्लॉट कर लिया। लेकिन आज का काम ये नहीं है कि आपने बगैर कुछ किए या लॉजिक लगाकर प्लॉट करना है, नहीं। आज आपने इन स्टेप्स के जरिए प्लॉट करना है। तो इसमें पहला स्टेप क्या है? स्क्वायर हमने सबसे पहले लिए थे करंट के। तो ये मेरे पास जो आपका ओरिजिनल ग्राफ है। अब इस पे आप देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स जो है उनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्क्वायर लेता हूं करंट का, क्योंकि पहला स्टेप तो यही है, तो ये जो +2 लिखा है यहां पर, तो इसका स्क्वायर तो +4 होगा, वो तो काफी ऊपर चला जाएगा। और ये जो +3 लिखा है, इसका स्क्वायर तो +9 होगा, वो तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप इसी तरह हर पॉइंट का स्क्वायर लें तो आपके पास ये कर्व आएगी। ये जो कर्व है ये करंट की वैल्यूज नहीं बता रही, ये करंट की वैल्यूज का स्क्वायर बता रही है। और इसी तरह से अगर ये आई नॉट था, तो फिर ये जो हमारे पास है ये उस आई नॉट का स्क्वायर होगा, तो इसे हम आई नॉट का स्क्वायर कह देते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास इस कर्व का ये वाला ग्राफ आया, तो फिर इसी तरह से जो नेगेटिव कर्व होगा उसका बिल्कुल ऐसा ग्राफ आएगा इस डायरेक्शन में। नहीं। क्यों भला स्टूडेंट्स? क्योंकि अगर आप वही वैल्यूज यहां पर भी इमेजिन करें, अगर यहां पर -2 है और जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो -2 का स्क्वायर -4 नहीं होता, नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो -2 का स्क्वायर वही +4 होगा, और -3 का स्क्वायर वही +9 होगा। इसका मतलब यहां पर हमारे पास ग्राफ ऊपर को ही बनेगा, तो फिर हमारे पास बिल्कुल ऐसी ही कर्व ये आएगी। तो आप लोगों ने यहां पर ये कर्व्स ड्रॉ कर ली। ये जो कर्व्स हैं ये क्या बता रही हैं? ये कर्व्स बता रही हैं कि ये करंट की वैल्यूज का ग्राफ नहीं है, बल्कि करंट की वैल्यूज का स्क्वायर का ग्राफ है। क्यों लिया था स्क्वायर? वो पुरानी बात हुई, मैं आपको बता चुका हूं। दूसरे स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है?
बल्कि उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो नई कर्व मैंने ड्रॉ की है, इस कर्व की जो पीक है वो पीक वैल्यू ऑफ करंट नहीं है, वो पीक वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर है। तो उन्हें मैं आई नॉट का स्क्वायर कह देता हूं और मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो कि आपको बताए कि ये आई नॉट का स्क्वायर है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, मीन लिया था, उसका रिजल्ट क्या आया था, आई नॉट स्क्वायर ओवर 2, यानी आपको आई नॉट का स्क्वायर से 2 से डिवाइड करना पड़ा। 2 से कब डिवाइड करते हैं, जब किसी चीज को आधा करना हो। तो यानी आप आई नॉट को स्क्वायर को आधा कर रहे हैं सेकंड स्टेप में। तो ग्राफ के ऊपर आपको मालूम है ये है आई नॉट का स्क्वायर, तो आई नॉट के स्क्वायर को आधा करने का मतलब है कि आप ये हाफ पर आ जाएं, ये आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये क्या है, ये सेकंड स्टेप का रिजल्ट आया है और सेकंड स्टेप का जो रिजल्ट है वो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी बता रहा है। यानी ये जो पॉइंट है आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट स्क्वायर ओवर 2। आखिरी स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, अंडर रूट ले लिया। तो वही जो आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 था जो ऊपर वाले स्टेप में आ चुका था, उसके ऊपर बस एक अंडर रूट लगा देना। अंडर रूट क्या करता है, 4 का अंडर रूट 2 आता है, आंसर कम हो गया। 9 का अंडर रूट 3 आता है, आंसर कम हो गया। 16 का अंडर रूट 4 आता है, आंसर कम आ गया। इसका मतलब अंडर रूट से आंसर कम आता है, तो हमारे पास आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 का अंडर रूट लेना है। आई नॉट स्क्वायर ओवर 2 ग्राफ के ऊपर ये मैं आपके सामने प्लॉट कर चुका हूं। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे और आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास आरएमएस वैल्यू, और ये वही है जो मैंने आप लोगों के सामने पहले लॉजिकली भी ड्रॉ किया। तो इस तरह से हम ग्राफिकली वो सारे काम, वो सारे स्टेप्स जो मैथमेटिकली किए थे ग्राफिकली भी बता सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आज की आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी लाइन, और वो ये है कि आपका जो एसी मीटर होता है यानी ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर करने वाला मीटर, डीसी मीटर नहीं, वो तो जीरो बताएगा ना क्योंकि वो एवरेज बताता है। ऑल्टरनेटिंग करंट मेजर करने वाला मीटर जब कोई रीडिंग दे रहा होता है किसी भी सर्किट के अंदर, वो रीडिंग क्या होती है, जैसे ये 3 एम्पेयर बता रहे हैं, 3 एम्पेयर क्या है, क्या ये इंस्टेंटेनियस करंट है, क्या ये पीक करंट है, क्या ये पीक टू पीक करंट है, नहीं स्टूडेंट्स, ये है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आपका एसी मीटर जब भी करंट या वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बताएगा, वो कौन सी वैल्यू बताएगा, आरएमएस वैल्यू। अगर उसके ऊपर मेंशन है कि भाई वो पीक वैल्यू बताने के लिए, फिर वो अलग मामला है, तो उस सूरत में तो हम नहीं देखेंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर याद रखिएगा वो कौन सी वैल्यू बता रहा होता है, आरएमएस। और याद रखिएगा न्यूमेरिकल में भी ऐसा ही होगा। न्यूमेरिकल में अगर आपको वो कोई वोल्टेज दे देता है, फॉर एग्जांपल वो वोल्टेज देता है 220 वोल्ट, तो वो आरएमएस वोल्टेज होगी। हो सकता है वो कहे भी ना, उसको कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट्स को ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर अगर हम खाली वोल्टेज या खाली करंट की बात करेंगे, उसके साथ पीक या कोई और नहीं लिखते, तो फिर वो ऑब्वियस हो जाएगा मैं आरएमएस की ही बात कर रहा हूं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके घरों के अंदर जो एसी मीटर लगे होते हैं, जो स्विच बोर्ड्स में लगे होते हैं, तो वो जो आपको वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट्स बता रहे हैं, तो ये 220 वोल्ट्स कौन सा करंट बता रहे हैं, वो आपको ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज बता रहे हैं। इसका मतलब ये पीक वैल्यू नहीं है, आपकी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट्स है। तो फिर जो पीक वैल्यू है वो तो 220 वोल्ट से ज्यादा होगी, वो तकरीबन 315 314 वोल्ट्स तक जा रही होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से नेक्स्ट टाइम आप घबराएंगे नहीं बल्कि इसको एंजॉय करेंगे। तो आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।